नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। यदि आप वो वीडियो न देखे हों तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज की वीडियो होगी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? हमारा प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, आपको बताना है, आपके विकल्प आपके सामने दिए हैं 1931, 1918, 1920 और 1942। दोस्तों, इसमें जो विकल्प बी है यहाँ पे 1919 होना चाहिए, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे 1919 होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो रोलेट एक्ट है हमारा 1919 में पारित किया गया था, तो हमारा जो विकल्प होगा ये बी वाला होगा, लेकिन यहाँ पे 1919 होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रोलेट एक्ट है यह 1917 में एक समिति का गठन किया गया, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह एक समिति का गठन किया गया और यह समिति 17 मार्च 1919 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सुझाव दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे देश में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून बनाना। दोस्तों, यह एक ऐसा काला कानून था जिसको हम बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। तो यह हमारे लिए बहुत ही काला कानून था। तो हमारा जो विकल्प होगा वो 1919 सही होगा। अगर डेट पूछे तो कहेंगे हम 17 मार्च 1919, यानी 17 मार्च 1919 को यह रोलेट एक्ट पारित किया गया था। जब रोलेट एक्ट पारित किया गया तो हमारे देश भर में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल कर दिया गया और महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। दोस्तों, यह प्रश्न जो होगा ये हमेशा आपके परीक्षा में पूछा जाता है, रोलेट एक्ट। जैसा कि आपका जो विकल्प ए दिया है 1931 जो है ये 5 मार्च 1931 बहुत ही फेमस डेट है। इसी दिन गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता जिसे कहा जाता है। और 1920 को यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बता दें आपको हम कि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और 1942 को कौन नहीं जानता है? 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। तो दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1919, 17 मार्च 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ। जन आंदोलन का, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ? जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। इसके पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वो जिस दिन आए यानी 15 जनवरी 1915 को वापस आए, उसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 जनवरी 1915 को। दोस्तों, अब जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसी अधिवेशन में चंपारण के
किसान थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में आने का न्योता दिया। वहाँ की मुख्य समस्या ये थी तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली यह होती है कि यदि आपके पास 1 बीघा ज़मीन है यानी 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती के लिए आपको मजबूर किया जाता था। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अंग्रेज़ों से महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया और महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चालू किया। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो चंपारण होगा, यानी विकल्प ए सही होगा। और बारदोली के लिए बता दें आपको कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक बारदोली आंदोलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भरपूर सहयोग दिया और वहाँ पे किसानों की जो समस्या थी लगान की उसको समाप्त कराया। चौरा चौरी कौन नहीं जानता है? 4 मार्च 1922 का चौरा चौरा हत्याकांड। और डांडी 6 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 12 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। तो डांडी के आपका डांडी यात्रा हुआ था नमक कर के विरोध में। तो आज इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा चंपारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया, 1909 में, 1911, 1910 में कि 1912 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब लॉर्ड कर्जन द्वारा हमारा जो बंगाल है उसको विभाजित कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन होगा और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया, लागू हो गया। तो यानी हमारा बंगाल का विभाजन हो गया। लेकिन फिर आगे चलकर हमारे एक आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। अब पूछा जाए कि आपसे कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आप लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद 1911 में, कब? 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ दिल्ली में, जिसको हम दिल्ली दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में कलकत्ता जो हमारी राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। कहाँ गया? दिल्ली। यानी 1911 में कलकत्ता को राजधानी हटाकर दिल्ली बना दिया गया और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो हमारा सही विकल्प 1911 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? बताइए दोस्तों, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय जन आंदोलन जन संगठित रूप ले लिया? जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में 1857 की क्रांति भी हुई थी, लेकिन 1919 एक ऐसा दौर आया, ऐसा एक समय आया, ऐसे कानून आए जैसे रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट आया, उसके विरोध में लोग थोड़ा संगठित हुए और आंदोलन प्रारंभ किए। उसी समय आपका जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हो गया, जो हमारे देश में बहुत बड़ी एक घटना थी और उसी का नतीजा था कि सभी लोग उग्र हो गए और तब से एक संगठित होकर एक आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप लेना प्रारंभ किया और वहीं से हमारे देश की लड़ाई का बिगुल, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का बिगुल बच गया। तो इसका हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में जो ये समिति थी, उसमें मोतीलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जी सचिव थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव थे और उसमें 9 सदस्य थे, जिसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो नेहरू रिपोर्ट 100% सही है कि मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। लगा दूसरा विकल्प आपका जिन्ना और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों भिन्न है। जिन्ना जो थे खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि राजनीति में धर्म को मत लाइए, राजनीति में धर्म को मत लाइए। जैसा कि आप जान रहे हैं, खिलाफत आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे। मोहम्मद अली बंधुओं ने इसका शुरुआत किया था और बाद में जाके यह आंदोलन असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। तो ये वाला जो विकल्प है वह मैच नहीं खा रहा है, जिन्ना वाला। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मोहम्मद अली और शौकत अली। और जैसा कि आप जान रहे हैं, गांधी जी चंपारण से ही जुड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन पुनः 1939 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ गए। लेकिन उस चुनाव में पटाभी सीतारमैया भी चुनाव लड़े और महात्मा गांधी चाहते थे कि सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। लेकिन जीतने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो हार है सीतारमैया की, वह उनकी नहीं बल्कि मेरी हार है, जिससे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा, पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है। दोस्तों, अभी आपसे हम बताया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में बैसाखी के दिन एक जनसभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने लगभग हजारों लोगों को गोली से भुनवा दिया था और इसमें यहाँ तक कि बच्चे भी मारे गए थे। तो इसी के जांच के लिए एक समिति बनाई गई। तो उसका कौन सी समिति थी उसको आपको बताना है। जो ये समिति थी, इसका नाम था हंटर समिति। क्या नाम था? हंटर समिति। हंटर समिति ने 20 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें सरकार को दोष रहित बताया। क्या बताया? दोष रहित, यानी सरकार उसमें दोषी नहीं थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह हंटर समिति होगा, जैसा कि अभी आपको नेहरू समिति के बारे में बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष थे? दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
मात्र एक बार अध्यक्ष रहे हैं, मात्र एक बार। वो भी कब रहे हैं? 1924 में। 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में, जो ये 39वां अधिवेशन था, बेलगाम में हुआ। कहाँ हुआ? बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। पहले कहाँ था? पहले कहाँ कर्नाटक को क्या कहा जाता था? मैसूर कहा जाता था। तो दोस्तों, बेलगांव में 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था और अध्यक्ष रहे थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह विकल्प बी होगा, विकल्प बी 1924। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? गांधी जी द्वारा, अभी आपको बारदोली के संबंध में बताया कुछ, जैसा कि जान रहे हैं कि गुजरात में यानी अहमदाबाद में वहाँ की जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय सरकार, उसके द्वारा किसानों पर 22% लगान लगा दिया गया। कितना परसेंट? 22%। जिससे किसान नाराज हो गए और उनके लगा कि इतने ज़्यादा लगान देने से हमारा बहुत ही आर्थिक नुकसान होगा। तो इसके लिए बारदोली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, किसके? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसे हम बारदोली आंदोलन कहते हैं, जिसमें गांधी जी द्वारा भरपूर सहयोग किया गया। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा भूमि कर में अधिक वृद्धि, यानी लगान में जो वृद्धि कर दिया गया, उसी के लिए आपका बारदोली आंदोलन चलाया गया था। इसी बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अब किसके द्वारा मिली थी? वहाँ की महिलाओं के द्वारा। उनकी महिलाओं के द्वारा वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया? भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, कि अध्यादेशात्मक व्यवस्था प्रदान की, कि राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, कि भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। दोस्तों, अधिनियम जो 35 है, भारत सरकार अधिनियम 35, इसमें व्यवस्था की गई थी कि एक भारतीय महासंघ बनाने की। क्या? महासंघ बनाने की। कि इसमें यह व्यवस्था थी कि भारतीय एक महासंघ बने जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत हों, चीफ कमिश्नरी के प्रांत हों और देसी रियासतों को मिलाकर एक महासंघ बने। तो जिसका आंसर हमारा होगा वो होगा भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध, यानी भारत में एक संघीय व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए यह 1935 आपका अधिनियम कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा इसका मोड बदल गया है। तो आपका ये होगा अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार द्वारा राज्यों के आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? जो आज की जो व्यवस्था हमारी है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का, यह विचार जब संविधान हमारा बन रहा था, उसके निर्माणकर्ता जो थे, उनको यह विचार 1935 के भारतीय अधिनियम से मिला। अभी आपको बताया गया कि 1935 भारत सरकार अधिनियम जो था, उसमें महासंघ की व्यवस्था की गई थी। महासंघ मतलब ब्रिटिश प्रांत, उसके बाद चीफ कमिश्नरी के प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर महासंघ बनाया गया था। और उसी से आपका इस समय संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार लिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1935 के भारतीय अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? बताइए दोस्तों, अंबेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मजदूर स्वतंत्र दल की स्थापना किस वर्ष की? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूर दल या 1936 में एक मजदूर दल की स्थापना की थी, जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर दल। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में किसने कहा कि गांधीवादी जैसी कोई चीज नहीं है? बताइए दोस्तों, 1936 में, जैसा कि जो देख रहे हैं आप, गांधीवादी जैसी कोई चीज नहीं है। जब महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे तो उनके नीतियों को लोग गांधीवादी कहते थे। क्या कहते थे? गांधीवादी। तो गांधी जी ने खुद ही कहा था अपने आप को कि गांधीवादी जैसा कोई चीज नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह हमारा महात्मा गांधी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। दोस्तों, अभी आपको हमने बताया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें पटाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया था। और हराने के बाद गांधी जी ने कहा था कि यह सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, और सुभाष चंद्र बोस ने उससे इस्तीफा दे दिया था और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1939 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? 22 दिसंबर 1939, 25 सितंबर 1938, 26 जनवरी 1939 और 15 अगस्त 1939। बताइए दोस्तों, क्या होगा? जब द्वितीय विश्व स्टार्ट हुआ, क्या द्वितीय विश्व, तो उसमें भारत के लोग, भारत सरकार ने उसमें भाग लिया। उसी के विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने प्रांतीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? 22 दिसंबर 1939 को। जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सदस्यों ने इस्तीफा दिया तो उसी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी जो मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। बताइए दोस्तों, जो संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव था किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, बेवेल योजना के द्वारा कि माउंटबेटन योजना के द्वारा? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन जो है जब 1942 में हमारे देश में आया तो क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942 को। जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय द्वितीय विश्व के लिए भारत से ये कहा कि आप द्वितीय युद्ध में भाग लीजिए और आपको हम संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव देते हैं। आप जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपको एक संविधान सभा बनेगी और आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो जो ये प्रस्ताव था आपका क्रिप्स मिशन योजना के तहत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? बताइए दोस्तों, जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था
जो प्रस्ताव लेकर आया था उसको पोस्ट डेटेड चेक का। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिसका डेट इनवैलिड हो गया हो, बीत गया हो। तो इसको किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है यह पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक है जिसका डेट ही समाप्त हो गया है। और इसी पे नेहरू जी ने कहा था कि यह एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया होने वाला है। तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे एम के गांधी यानी महात्मा गांधी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त के पहले यानी 7 अगस्त को मुंबई के जो मुंबई का जो ग्वालियर टैंक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। तो हमारा विकल्प बी सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक कांग्रेस का ऐतिहासिक कमेटी का बैठक हुई थी और इसमें जो वर्धा में प्रस्ताव पारित किया था, इसको हम वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद 8 अगस्त को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा 8 अगस्त होगा। और यह जब घोषणा हो गई, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में स्टार्ट कर दिया गया। और जब यह चालू हो गया तो ऑपरेशन जीरो के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य जो चोटी के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? बताइए दोस्तों, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी नायिका कौन थी? दोस्तों, इसकी मुख्य नायिका अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का जो सही नाम था वो था अरुणा गांगुली। क्या नाम था? अरुणा गांगुली। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो अरुणा गांगुली ने क्या किया कि अपने जो उनके समाजवादी मित्र थे वो सभी लोग भूमिगत हो गए। क्या हो गए? भूमिगत हो गए। भूमिगत इसलिए हो गए कि यदि ये लोग गिरफ्तार हो जाते, जब चोटी के नेता जो थे, शीर्ष के नेता थे, जब गिरफ्तार हो गए तो फिर आंदोलन का संचालन कौन करता? और ये लोग भूमिगत होने के बाद एक गुप्त केंद्र बनाया और वहीं से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह अरुणा आसफ अली होगा। अरुणा आसफ अली को दिल्ली के कांग्रेस, दिल्ली जो प्रदेश समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया था 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इसके जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे
स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर। तो ये लोग तीन लोग थे कैबिनेट मिशन में, और ये हमारे यहाँ 24 मार्च 1946 को आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।